नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग सुबह जो है 3 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो चौथा आर्टिकल जो एक बाकी रह गया था उसको हम लोग जो है अभी देख लेते हैं। ये इंडिया और रशिया के बीच में पिछले 1 साल में जो ट्रेड बढ़ा है, ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ है कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया है, क्योंकि रसिया से ऑयल इस समय इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है। और समझिए कि इस तरह से इंपोर्ट किया है कि इस समय रशिया जो है वो इंडिया का अभी एट प्रेजेंट जो है सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर हो गया है। मींस सबसे ज़्यादा इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से। तो अभी तक जो बिगेस्ट सप्लायर थे हमारे, ईरान था, सऊदी अरब था, यूएई था, लेकिन अब इस समय जो बिगेस्ट सप्लायर है वो रशिया हो गया है। पिछले 1 साल में इंडिया ने इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट किया है रशिया से। और ये शुरुआत हुई है तब जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है और दुनिया ने जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन अब जो इंपोर्ट है उस इंपोर्ट के लेकर के और इंडिया को जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो इसमें जो है पेमेंट में अब प्रॉब्लम आ रही है कि आखिरकार पेमेंट के लिए कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। तो जो भी पॉसिबल रास्ते थे वो तो लगभग अपना चुके हैं दोनों देश। मींस इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उस ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए किस करेंसी में पेमेंट करे, अब ये चैलेंज उभर के सामने आ रहा है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, तो एक बार देख लीजिए। तो इस आर्टिकल के अंदर है कि इस समय इंडिया जो है वो जो इंपोर्ट कर रहा है उसका साइज़ क्या है, मींस कितना इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, और कौन सी करेंसी जो है यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए। और रुपी और रूबल मैकेनिज्म जो है, मींस रूबल जो है वो रशिया की मुद्रा है और रुपी जो है वो इंडिया की मुद्रा है। तो इंडिया क्या अपने रुपए में सारा पेमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर कर रहा है तो क्या रशिया लेने को तैयार है या तैयार क्यों नहीं है अगर नहीं ले रहा है तो? दूसरा ये कि अगर रुपी रूबल मैकेनिज्म काम नहीं कर रही है तो फिर फर्दर दोनों देशों के पास अपने पेमेंट्स के निपटान के लिए जो है वो क्या करेंसीज हो सकती हैं विकल्प के तौर पे आगे। तो पेमेंट तो देखिए इंडिया को ही ज़्यादा करना है, या दोनों देश इस मामले को किस तरीके से सुलझा सकते हैं। जैसे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इस ट्रेड डेफिसिट के लिए रशिया क्या करेगा या क्या कर सकता है। दूसरा, जो इंपोर्ट्स इंडिया ने किए हैं उन इंपोर्ट्स के लिए कौन सी करेंसी में पेमेंट करे रशिया को, तो ये भारत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो आगे देखिए इस आर्टिकल में जो है ऑथर क्या बोलते हैं। कहते हैं कि 1 साल पहले इंडिया का अधिकांश जो तेल था वो वेस्ट एशिया, यूएस और वेस्ट अफ्रीका से आता था, जब तक कि रशिया से हम बहुत ज़्यादा ऑयल क्रूड ऑयल है उसे इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब पिछले 1 साल में जो है रसिया से हम बल्क ऑफ क्रूड जो है वो अनलोड हो रहा है इंडिया में आकर के। फिर कहते हैं कि फरवरी 2023 में रसिया ने सऊदी अरब को क्रॉस किया और दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया इंडिया का क्रूड ऑयल का। फरवरी 2023 की बात हो रही है। और फरवरी 2023 के बाद पिछले 4 महीनों में ईरान को क्रॉस करने के बाद अब इस समय जो है रशिया इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर हो गया है। और ये कहानी शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022, यानी पिछले साल की फरवरी से स्टार्ट होती है ये कहानी, जब रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऑथर लिख रहे हैं यही कि जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन स्टार्ट हुआ रशिया की तरफ से, तब जो है ये कहानी शुरू होती है। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि मॉस्को के ऊपर जो वेस्टर्न बैंकिंग है, जो पश्चिमी देशों के बैंक हैं, बैंकिंग से यहाँ मतलब ये है कि जो भी मैकेनिज्म है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, या जो भी बड़े मल्टीलेटरल बैंक्स हैं जो इस तरीके के व्यापार को रेगुलेट करने का काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो उनके थ्रू अमेरिका के दबाव की वजह से जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो वो सारी मैकेनिज्म जो है रशिया के लिए काम करना बंद कर दी। तो अब रशिया के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को लेकर के चैलेंज खड़े हो गए कि वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड करता है किसी देश के साथ तो उसको किस तरीके से पेमेंट कर पाएगा, या जो उसके साथ दूसरा देश जो व्यापार कर रहा है वो किस तरीके से आगे पेमेंट वगैरह का इशू डील कर पाएंगे। तो आगे आप देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो कहते हैं कि मॉस्को जो है, मॉस्को हैज़ बीन हिट बाई वेस्टर्न बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। मींस इस नेपथ्य में मतलब कि ये जो हुआ, जो सैंक्शन लगा दिए गए वेस्टर्न बैंकिंग और इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो इट फाउंड अ रेडी मार्केट फॉर इट गुड्स स्पेशली क्रूड ऑयल इन इंडिया।
तो रशिया को जो है अपने सामान के लिए और अपने क्रूड ऑयल के लिए भारत में जो है एक बड़ा बाज़ार पहले से ही तैयार मिल गया, और उसने जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अपना सामान देने की बात की और भारत लेने को तैयार हो गया। और भारत ने जो है जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए मॉस्को के ऊपर, तो जिस ग्रुप ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इस सैंक्शंस को जो है कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, अब भारत ने उन देशों के गुट में खुद को शामिल नहीं किया और भारत ने चुना कि हम रसिया से सामान को और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये होता है कि 2022-23 में इंडिया का जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ गया रशिया से, और 13 गुना ज़्यादा बढ़ गया। इसका आप अनुमान ऐसे लगा लीजिए कि 2021-22 में इंडिया जो है $2.5 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, जबकि 2022-23 में $31 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। ये देख लीजिए, 2021-22 में $2.5 बिलियन का करता था इंपोर्ट, और अब जो है 2022-23 में $31 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। तो अब जो है रशिया सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है इंडिया का, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए बिगेस्ट सप्लायर का काम कर रहे थे, पारंपरिक जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, इराक, सऊदी अरब और यूएई, तो अब इराक को भी पीछे करके रशिया जो है वो नंबर 1 पे बिगेस्ट सप्लायर हो गया है। फिर कहते हैं इन द 4 मंथ पीरियड बिटवीन नवंबर 2022 एंड फरवरी 2023 रशिया टुक ओवर द टॉप स्पॉट फ्रॉम इराक। तो अब इराक था हमारा सबसे बड़ा सप्लायर, अब इराक भी हट गया, अब रशिया हो गया है। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 70% ऑफ द सीबॉर्न सप्लाईज ऑफ रशियन ग्रेड ऑयल अंडर $60 ए बैरल इन मई। मीन्स कहते हैं कि 70% जो ऑयल है वो इंडिया ही इंपोर्ट कर रहा है। आप समझिए, इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 70% ऑफ द सीबॉर्न सप्लाईज ऑफ रशियन ग्रेड ऑयल, कि रशियन ग्रेड ऑयल जो है उसके 70% को इंपोर्ट जो है वो इंडिया ही कर ले रहा है, और उसकी कीमत जो है उसे $60 पर बैरल से कम पड़ रही है। ये $60 पर बैरल की बात इसलिए आ रही है क्योंकि रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगाए तो साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये भी तय कर दिया कि रशिया का जो तेल है उसके ऊपर एक प्राइस कैप लगा दी $60 की, $60 पर बैरल की, कि $60 पर बैरल एक ज़्यादा प्राइस उसके ऊपर सेट कर दिया कि इतने, अगर कोई ख़रीदता है तो उसे इतने प्राइस में ख़रीदना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि कोई कंट्री खरीदेगा ही नहीं, नुकसान होगा। भाई ज़्यादा कीमत दे के तेल कोई क्यों खरीदेगा। लेकिन इंडिया चूंकि उस गुट का हिस्सा नहीं बना, तो इंडिया ने जो है अपनी तेल की खरीदारी की और $60 पर बैरल से कम रेट पर, मीन्स ज़्यादा डिस्काउंट पर जो है इंडिया को रशिया ने तेल दिया। अब करेंसी जो कौन सी यूज हो रही है पेमेंट के लिए, तो जैसा कि आप समझिए कि सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जो मैकेनिज्म यूज होती है देशों के बीच में, वो उस मैकेनिज्म का नाम है स्विफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, स्विफ्ट जो है वो खुद कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है या फिर किसी तरीके का एसेट ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करता है, केवल जो करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन करेंसी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने का काम करता है। तो ये स्विफ्ट मैकेनिज्म जो है रशिया के ऊपर जब से सैंक्शंस लगे हैं, तो स्विफ्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इंडिया भी जो है वो पेमेंट नहीं कर सकता रशिया को थ्रू स्विफ्ट मैकेनिज्म, चूँकि रशिया के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें या तो इंडिया उसको जो है रुपए में पेमेंट करता, जहाँ तक डॉलर में कर सका डॉलर में किया। इसके अलावा इंडिया ने एक विकल्प जो है युआन को भी निकाला। युआन में भी जो है, युआन जो है ये चाइना की करेंसी है, इसमें भी पेमेंट किया। देखिए, कोई भी देश जो है पेमेंट किस करेंसी में लेगा, पेमेंट उस करेंसी में लेगा जिस करेंसी का वो फर्दर यूज कर सके। अब जैसे डॉलर जो है वो तो ग्लोबल रिजर्व एक्सचेंजेस में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखती है, तो जब ग्लोबल रिजर्व एक्सचेंजेस में सबसे ज़्यादा हिस्सा है डॉलर का, तो डॉलर तो कोई भी देश ले लेता है, क्योंकि डॉलर से आप क्या है किसी भी देश से सामान कुछ भी खरीद सकते हैं। हम लोगों ने अभी जो पिछले पता नहीं 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया, उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि कोई मुद्रा आखिरकार मजबूत कैसे होती है। तो मुद्रा जो है वो इसलिए मजबूत होती है कि अगर उसकी परचेजिंग पावर अच्छी है तो वो मुद्रा मजबूत मानी जाएगी। मीन्स परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि आप उससे कितने गुड्स और कितने आइटम्स या कितनी सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। तो डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जिसका ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस वजह से डॉलर से तो कोई कुछ भी खरीद सकता है। तो डॉलर रशिया भी ले लेता है।
युआन इसलिए ले लेता है क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में भी जो है अच्छा खासा ट्रेड, और चाइना को आप जानते हैं कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो युआन का इस्तेमाल वहाँ हो सकता है। लेकिन युआन से पेमेंट करने में इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने युआन में पेमेंट कर दिया और कल को जो है चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर लिया, मीन्स अवमूल्यन कर दिया अपनी मुद्रा का, तो फिर ऐसी स्थिति में इंडिया को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, युआन जो है हम ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। दूसरा कि हम अपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की हमने जो रोड मैप आगे जारी किया है, तो उस रोड मैप को लेकर के हम ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हम अपने रुपी को कैसे जो है इंटरनेशनलाइज करें। तो हम अपने रुपी में पेमेंट करना चाहते हैं। रुपी में पेमेंट अगर करने में ये प्रॉब्लम आ रही है रशिया के साथ कि पहले ही हम इतना ज़्यादा रुपए में पेमेंट कर चुके हैं कि रशिया के जो बैंक्स हैं कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि रशिया के बैंक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रुपया है, और अब जो है रुपए को लेकर के रशिया के बैंक सशंकित हो गए हैं, क्योंकि रुपया अभी इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं है। चूँकि आप देखें ग्लोबल ट्रेड में जो है, ग्लोबल ट्रेड में शेयर नहीं है उतना ज़्यादा इंडिया का, या ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया के रुपए का उतना ज़्यादा शेयर नहीं है। तो इस वजह से रुपया जो है वो इंटरनेशनलाइज नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। तो रुपए का लेन देन करके रशिया आगे और बहुत ज़्यादा सामान कहीं से खरीद नहीं सकता। तो रुपए, और उसे वो इसमें युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध लड़ने के दौरान उसको जो है मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तो वो अपना सारा क्रूड ऑयल वगैरह सप्लाई कर रहा है। तो जब उसे ज़रूरत है इंटरनेशनल मार्केट से और भी चीज़ें खरीदने की, तो वो जो गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहता है उसके लिए वो रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया जो है वो खुद मानते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में कि रुपया जो है वो खुद वॉलेटाइल है, मीन्स उसकी कीमत खुद ही स्थिर नहीं रहती कि कब घट बढ़ जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया युआन में और ज़्यादा पेमेंट करना नहीं चाहता, रशिया और ज़्यादा रुपए लेना नहीं चाहता, और डॉलर में जो लगातार पेमेंट हो रहे हैं अब इस समय, तो डॉलर में भी पेमेंट अब इंडिया एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकता। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो ट्रेड हुआ है दोनों देशों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड होने से इंडिया को लगभग इस समय जो है 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि लगभग 49 बिलियन डॉलर के आसपास जो ट्रेड हुआ है, उस ट्रेड में केवल जो है हमारा जो एक्सपोर्ट किया है हमने वो लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो 43 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा इस समय रशिया के साथ ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड डेफिसिट है, हमें घाटा लगा हुआ है। 43 बिलियन डॉलर ज़्यादा इम्पोर्ट किया है हमने। चूँकि हमने 43 बिलियन डॉलर ज़्यादा इम्पोर्ट किया है, तो आगे जो है आर्टिकल ये कहता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ऑथर कहते हैं, आप देखिए कि ये सारी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। तो ट्रेड डेफिसिट को डील करने के लिए आगे एक बात कहते हैं ये कि अनदर सॉल्यूशन कुड बी टू काउंटर द डेफिसिट विद रशिया बाय गेटिंग इट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया और टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कि रशिया ये कर सकता है कि जो हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ या फिर हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी होते हैं, जो सिक्योरिटीज जारी होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे ताकि हमारे ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस किया जा सके। क्योंकि हमने रशिया को कितना सपोर्ट किया है। देखिए भारत और रशिया के संबंध जो है मीन्स काफ़ी पुराने हैं। पहले संबंध वैसे तो ये कहते हैं यूएसएसआर के साथ थे 1971 में, जब अभी पीछे एक आर्टिकल आया था जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 1971 में यूएस ने अपनी 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था, ताकि जो लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ ईस्ट बंगाल चल रहा था उसको रोका जा सके। तो उस समय जो है यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प की 1971 में। तो आज आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन इंडिया फिर भी जो है क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, और किस लेवल पे जाके कर रहा है आप समझ रहे होंगे कि 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट भी जो है हैंडल करने को तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके लिए भी कुछ आगे रास्ता निकलेगा। दूसरा जो है इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि भारत के लिए भी ये एक अच्छा मौका था, सस्ता तेल आयात करके अपने जो है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह में रख सकता है। ऐसे तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह में 90 दिन का ही तेल रखा जाता है। तो इंडिया के लिए एक अच्छा मौका है अपनी एनर्जी सप्लाईज़ को पूरा करने का सस्ते में। दूसरा एक चीज़ ये और देख लेते हैं कि एक थ्रेड्स करके एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है। तो ये जो है जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग स्पेस जो लेता है, तो ट्विटर के स्पेस को
कवर करने के लिए जो है ये मेटा कंपनी, जो फेसबुक, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है मेटा, जो फेसबुक चलाती है, मतलब फेसबुक को प्रोवाइड करती है दुनिया को, तो उसी मेटा कंपनी का ही जो है ये थ्रेड्स प्लेटफॉर्म है। तो कभी बाई चांस अगर पूछ लिया जाए पीटी में, जो वन लाइनर टाइप के भी एक आध क्वेश्चन रहते हैं, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज का जो है हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं। हालांकि एक आर्टिकल और डिस्कस करना था, लेकिन वो आज हो नहीं पाया, आगे फर्दर किसी दिन शामिल कर लेंगे। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है, तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्पैक्ट जो है एक नया आयाम है, उस पर जो है मतलब ध्यान जल्दी नहीं जाता है जितनी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है कि जो आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय के ऊपर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और झारखंड के पास के एक गांव की एक स्टोरी दे रखी है कि झारखंड के पास में वो जो गांव है, उस गांव में कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो उन कस्टमरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके जो है उनके यहाँ किस तरीके से पेशा एक्ट के अंतर्गत उनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं उनको संरक्षण मिला हुआ है। और वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिस्क में हैं। तो इस बात के ऊपर पूरी स्टोरी है, उसको हम लोग फर्दर किसी दिन जो है डील कर लेंगे। हालांकि शॉर्टकट में तो हल्का हिंट हमने आपको दे ही दिया है। तो चलिए ठीक है, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी तैयारी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।